वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 26 जून 2021 और 26 जून 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो जनवरी से लेकर के अब तक यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप वहां पर जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप घर बैठे बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी में 12 से लेकर के 18 माह तक के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, जो कि आपकी आगामी 67वीं बीपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ये 5 माह का करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो प्रश्न था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है और इस सूची में भागलपुर को कौन सा स्थान मिला है। तो इस सूची में भागलपुर को 36वां स्थान मिला है। देखिए यहाँ पर जो इंडेक्स जारी किया गया ये 2 श्रेणियों में जारी किया गया था। एक तो था 10 लाख से अधिक आबादी वाला, एक था 10 लाख से कम आबादी वाला। तो 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात किया जाए तो बिहार के 3 शहर इसमें शामिल थे, जिसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पिछले वीडियो में मैंने दिया था। और इस सूची में 10 लाख से कम आबादी वाले मतलब इस सूची में सबसे निचले स्थान पर जो था ये मुजफ्फरपुर था। तो इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारे तथ्य थे जो मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि वीडियो को रोजाना आप देखिए, डेली से आप देखने की आदत बनाइए। रोजाना सुबह ये अपलोड होता है, यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। तो सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का लगभग सही आंसर किया है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जून माह से संबंधित प्रमुख दिवस व तिथियों को, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपका लगभग यहाँ से भी रहता है। तो सभी लोग यहाँ पे मेरे साथ दोहराएंगे। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस और तेलंगाना गठन दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। और फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 9 जून को बलिदान दिवस, जो कि बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस। 11 जून को सामाजिक न्याय सद्भावना दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और 12 और 13 जून 2021 को G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन भी किया गया था और ये ब्रिटेन में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रक्तहीनता जागरूकता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को विश्व पवन दिवस और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। 16 जून को विश्व नहीं बल्कि अफ्रीकी शिशु दिवस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। और फिर यहाँ पे आगे है 18 जून। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। 19 जून को विश्व सौहार्द दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस और विश्व पिता दिवस। 21 जून को विश्व योग दिवस और 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। ये भी बात आप जान रखिएगा। और उसके बाद है 23 जून। 23 जून को संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया। 24 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस और 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। और आज है 26 जून। और 26 जून को मादक पदार्थों का सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर मैं चीजों को अपडेट करता चलूंगा। तो इन सारी चीजों को यहाँ से आपको इग्नोर नहीं करना, सारे तथ्यों को देखना और समझना और याद करना है। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे आपको ले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यान पर देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की सेवा में कितने माह का विस्तार किया गया है। तो अभी वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव हैं त्रिपुरारी शरण और इनकी सेवा में भी हाल ही में 3 माह का विस्तार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की तरफ से भेजी गई अनुशंसा पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की सेवा में 3 माह का विस्तार किया है। अब यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है त्रिपुरारी शरण, और यानी कि अब वे 3 माह के विस्तार के साथ सितंबर 2021 तक इस पद पर रहेंगे, यानी कि बिहार के मुख्य सचिव के पद पर रहेंगे। और फिर यहाँ पे अगला पॉइंट है कि पिछले माह मई 2021 में पश्चिमी चंपारण के निवासी बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोरोना से निधन होने के बाद 1985 बैच के आईएएस अफसर त्रिपुरारी शरण को बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। तो जब इनकी मृत्यु हुई थी तो वो सारी चीजें भी मैं आपको वहां पे बताया था। तो ये सारी चीज आपको यहाँ से याद रखने का जो सही आंसर होगा, अभी हाल ही में 3 माह का सेवा में विस्तार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी हमें बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में किस देश के नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे दो आंसर सही होगा, बांग्लादेश और नेपाल। देखिए भारत में, खास करके बिहार में, भारत की बात करें तो बिहार में मतलब कि बांग्लादेश और नेपाल के भी कुछ मतलब यहाँ पे नागरिक रहते हैं। तो अभी निर्णय लिया गया है, अभी घोषणा हुई है कि मतलब कि यहाँ के मतलब नागरिकों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि बिहार में किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल तथा उत्तर बिहार में सीमांचल के अररिया आदि जिलों में बांग्लादेशी और नेपाली नागरिक भी रहते हैं। और अभी हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार में आकर रहने वाले इन नेपाल और बांग्लादेश के नागरिकों को तत्काल कोरोना का टीका नहीं लगाया जाएगा। ये भी चर्चे में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हालांकि ये आने वाले समय में बदल भी सकता है। तो ये सारी चीज यहाँ से आपको याद रखने का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि यहाँ पे बांग्लादेश और नेपाल ये दोनों आंसर सही है। अब बात आई है बिहार की, तो बिहार के बारे में कुछ चीजें उन्हें एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये बिहार की स्थिति है और बिहार की चौहद्दी जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है बिहार की चौहद्दी। बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा होती है नेपाल के साथ होती है। एकमात्र देश है नेपाल जो बिहार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। और वहीं पर राज्यों की बात किया जाए तो 3 राज्य बिहार के साथ सीमा साझा करते हैं, जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश है। ये आपको याद रखना है। और आपसे जानते हैं बिहार की राजधानी है पटना और वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद है प्रथम राजभाषा की अगर बात किया जाए तो प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा है उर्दू। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और बिहार में प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात किया जाए तो जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप याद रखें। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो तीसरा प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 2019 में दुनिया भर में आत्महत्या करने वाले की रिपोर्ट जारी की है। और इसके अनुसार 2019 में कितने लोगों ने आत्महत्या की है। तो WHO के अनुसार ये भी मतलब डाटा जारी किया गया और इसके अनुसार अभी मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मतलब कि 7,03,000 लोगों ने यहाँ पर मतलब कि 2019 में आत्महत्या किया था। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है कि WHO के इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 7,03,000 लोगों ने आत्महत्या की है। ये आप आंकड़ा याद रखिएगा। और यहाँ पे आगे है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 58% आत्महत्याएं 50 वर्ष की आयु से पहले भी है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, 50 वर्ष की आयु से पहले 58% आत्महत्याएं हुई है। और यहाँ पे आगे है कि और 2019 में दुनिया भर में 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं में आत्महत्या मृत्यु का चौथा सबसे प्रमुख कारण था। यानी कि 15 से मतलब कि 29 वर्ष की आयु वर्ग का जो 2019 में मृत्यु हुआ, सारे मृत्यु में अगर देखा जाए तो चौथा सबसे बड़ा प्रमुख कारण था आत्महत्या। ये आयु वर्ग आपको ध्यान रखना है, 15 से 29 आयु वर्ग के लोगों के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि 2019 में 77% वैश्विक आत्महत्याएं निम्न आय और मध्यम आय वाले देशों में हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और इसमें अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में आत्महत्या की दर विश्व के औसत से अधिक है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2019 का ये डेटा जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया है कि 7,03,000 लोगों ने मतलब 2019 के दौरान आत्महत्या किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ की आत्मकथा का शीर्षक और कवर का प्रकाशन किया गया है। उनकी आत्मकथा का नाम क्या है। तो उनकी आत्मकथा का नाम है विल। यह ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में अमेरिकी अभिनेता, फिल्म निर्माता विल स्मिथ की आत्मकथा का शीर्षक और कवर का प्रकाशन किया गया है। उनकी आत्मकथा का नाम है विल, यह आपको ध्यान रखना है। और यह पुस्तक पेंगुइन प्रेस द्वारा 9 नवंबर 2021 से प्रकाशित होगा। यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है अमेरिकी अभिनेता विल स्मिथ। और यहाँ पे उनके बारे में लिखा गया है कि इनका जन्म 25 सितंबर 1968 को हुआ था। और यहाँ पे आगे है कि इन्हें अब तक 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 2 अकादमी अवार्ड के लिए नामित किया जा चुका है। और उन्होंने अनेक ग्रैमी अवार्ड्स भी जीते हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जा रहा है। ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको बताना है कमेंट करके ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे आगे है कि 1987 में विल स्मिथ को उनकी डेब्यू एल्बम रॉक द हाउस से अपार सफलता मिली थी। यहाँ से ये सब भी प्रश्न बन सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। हालांकि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इनकी आत्मकथा का शीर्षक का नाम इंपॉर्टेंट है। तो विल स्मिथ की आत्मकथा का शीर्षक है विल, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न एक हाल ही में प्रकाशित राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत किस स्थान पर है। राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अनुसार समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत किस स्थान पर है।
तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा समाचार में विश्वास की श्रेणी की अगर बात करें तो भारत यहाँ पे हमारा है 31वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में 23 जून 2021 को 10वां राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 प्रकाशित किया गया और इसके अनुसार 46 मीडिया बाजारों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत को 31वां स्थान मिला है। ये भारत 31वें स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे आगे है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 73% उत्तरदाता समाचार प्राप्त करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और 82% सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखेगा, ये जो मतलब डिजिटल सर्वेक्षण किया गया इसमें भारत में 73% उत्तरदाता समाचार पत्र प्राप्त करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और वहीं से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जबकि 82% जो मतलब यहाँ पे उत्तरदाता थे ये मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मतलब ये सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उन्हें भी देख लेते हैं। तो इसमें जो है समाचार में विश्वास की श्रेणी में फिनलैंड जो है 65% के साथ शीर्ष पर है, यानी कि यहाँ पर विश्वास की श्रेणी में 65% के साथ फिनलैंड शीर्ष स्थान पर है और अमेरिका 29% के साथ सबसे निम्न स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप हमारे टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं। ये जो आपको 25वां सेट मिलेगा ये कल आपको पेड ग्रुप में देखने को मिलेगा। आप जब भी ज्वाइन करेंगे आपको सारा का सारा सेट मिल जाएगा और ये पेड ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। ये ध्यान रखिएगा। जो लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों को बता दूं कि कल आपको 25वां सेट आपको देखने को मिलेगा पेड ग्रुप में, और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं, अगर आप इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर सुधार अवसर है, क्योंकि मैं आपको कम कीमत में बहुत सारे एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मुहैया कराया जाता है। ये सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट में होता है जो कि अच्छी क्वालिटी का होता है। ये सारी चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपसे ज्वाइन करने के इच्छुक है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें pre21 लिख के मैसेज करें। ध्यान रखिए कि मैसेज करते समय आपको pre21 लिखना है और यहाँ पे आप डेमो पीडीएफ मंगा के देखिए, उसके बाद निर्धारित कीजिएगा आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर नहीं। इसका जो फी है ये 399 है और ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। यहाँ पर 1000 से अधिक मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा छठा प्रश्न है कि मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाल ही में विश्व बैंक के साथ कितने डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि $32 मिलियन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में मिजोरम सरकार और भारत सरकार विश्व बैंक के साथ $32 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किया है और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मिजोरम में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम को प्रभावी बनाना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ इसको मतलब बेहतर समन्वय करना है। ये इसका उद्देश्य है और इस परियोजना का लाभ मिजोरम के 8 जिलों को मिलेगा। मिजोरम में 8 जिले हैं और ये 8 जिलों को इसका लाभ मिलेगा। तो ये भी समझौता जो किया गया है ये विश्व बैंक के साथ में किया गया है जो कि $32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। तो ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे बात है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक से संबंधित कुछ चीजें हैं उन्हें देख लेते हैं। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक जो कि एक विशिष्ट संस्था है और इसका जो उद्देश्य है ये सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना इसका उद्देश्य है। और आगे के विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो मोटो है यानी कि सिद्धांत जो है गरीबी मुक्त विश्व के लिए कार्य करना है। और इसकी जो स्थापना हुई थी मतलब वर्ल्ड बैंक की ये 1944 में जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। इसके सदस्य देशों की अगर बात किया जाए तो 190 इसमें सदस्य देश हैं। अभी वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड मालपास और इसका सीईओ है अंशुला कांत। ये सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि हाल ही में किसको ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा भारत की शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा, ये संस्था का नाम है ग्रेट प्लेस टू वर्क और इसके द्वारा अभी हाल ही में भारत के मतलब शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं, हाल ही में ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा मतलब कि एनटीपीसी को लगातार 15वें साल कार्य करने के लिए महान संस्थान के रूप में शीर्ष 50 मतलब कि सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में मान्यता दी गई है। इस साल एनटीपीसी को मतलब 38वें स्थान पर रखा गया और ये पिछले साल 47वें स्थान पर था। ये ध्यान रखेगा। और यहाँ पे आगे की ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है, यानी कि इसकी जो सूची जारी की जाती है ये दुनिया भर में इसको मान्यता प्राप्त है। और यहाँ पे आगे है कि और यह भारत में लोक प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल में किस एयरपोर्ट ने गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि एएसआई का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। तो किस एयरपोर्ट ने मतलब ये सम्मान जीता है।
तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा ये सम्मान यानी कि रोल ऑफ एक्सीलेंस इसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालकों की एक वैश्विक संस्था है जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल जो है ये एयरपोर्ट संचालकों की एक मतलब सर्वोच्च संस्था, ये एक वैश्विक संस्था है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। और यहाँ पे आगे के हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि CIAL ने एयरपोर्ट की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि ACI का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। यह सम्मान जीता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया यह पुरस्कार समारोह 9 सितंबर 2021 को मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक माई जॉर्ज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, माई जॉर्ज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इस पुस्तक का अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा कृष्णा सक्सेना की लिखित पुस्तक माई जॉर्ज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड का अनावरण किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और इस पुस्तक में ये जो पुस्तक है सुंदर तस्वीरों से भरी हुई है, साथ ही इसमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे इस प्रकार से, आपको पुस्तक का नाम लिखा रहेगा, उसके बाद यहाँ पे लेखक का नाम से पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना ये पुस्तक कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखा गया है और इनका भी हाल ही में अनावरण किया गया है, मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि TIWB कार्यक्रम शुरू किया गया है? किस देश में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स शुरू किया गया है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूटान में ये शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में भूटान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की संयुक्त पहल टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। आपको ध्यान रखना ये भूटान में शुरू किया गया है। और यहाँ पे आगे कि इस कार्यक्रम की अवधि लगभग 24 महीने की है और इसमें भारत को भागीदार क्षेत्राधिकार के रूप में भी चुना गया है। और इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने में सहायता प्रदान करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। जो भी कार्यक्रम वगैरह जो भी योजनाएं होती है शुरू होती है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो प्रश्न यहाँ से आपके बनेंगे, तो आपको ध्यान रखना ये जो कार्यक्रम अभी स्टार्ट हुआ है भूटान में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के मदद से शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि मतलब भूटान में कर प्रशासन को मजबूत करना, ये आपको ध्यान रखना है। और भूटान की राजधानी है थिम्पू। तो ये सारी जुड़ी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए उस बाद यहाँ पे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है कि हाल ही में अरविंद गैर ने पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हब्बा खातून पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में अरविंद गौर जी के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काजल सूरी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसके लेखक है काजल सूरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में काजल सूरी द्वारा लिखित पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन अरविंद गौर के द्वारा किया गया है। आपको ये ध्यान रखना है। हब्बा खातून के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि हब्बा खातून एक कश्मीरी कवियत्री और कश्मीर के अंतिम सम्राट यूसुफ शाह चक की पत्नी थी। तो आप यहाँ पे इसे याद रखिए। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है हब्बा खातून। अब यहाँ पे आपको इसके बारे में बता दूं इसे द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता था और यहाँ पे देखिए और छूट गया, और उसकी विशाल सुंदरता के कारण चंद्रमा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सारी जुड़ी जानकारी आपको याद रखना है। द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से हब्बा खातून को जाना जाता था। ये कश्मीर के अंतिम सम्राट यूसुफ शाह चक की मतलब की पत्नी थी और इसी के मतलब की इसी पर आधारित एक पुस्तक लिखा गया है जो कि काजल सूरी के द्वारा लिखा गया और इस पुस्तक अभी हाल ही में मतलब की विमोचन किया गया है अरविंद गौर के द्वारा। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने हाल ही में पे योर कॉन्टैक्ट नामक नई सुविधा लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस बारे में बता दूं कि हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट नामक नई सुविधा लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को लाभार्थी के मोबाइल नंबर द्वारा सभी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसे भेजने या फिर भुगतान करने में मदद करेगा। तो यहाँ से ये सारी चीज आप याद रखें। और यहाँ पे लिखा गया और यह यूनिफाइड, यहाँ पे देखिए लिखा गया और यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगी। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। ये अभी हाल में पे योर कॉन्टैक्ट नामक नई तकनीक जो मतलब लॉन्च करने की घोषणा की गई है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश भारत को हराकर पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी कि WTC का खिताब जीता है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। और दोस्तों आपको यहाँ से मैं एक बात बता दूं कि इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो से सचमुच का हेल्प मिले तो प्लीज वीडियो का लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 600 लाइक का। आपको टारगेट को पूरा करना है। आपको वीडियो से अगर सच में हेल्प मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर डेमो पीडीएफ मंगा के देखना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज कर दिए। उसके बाद आपको डेमो पीडीएफ मिलेगा। मतलब इस पेड ग्रुप के बारे में और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहां से आप जान पाएंगे यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगा, कैसे पेमेंट करना है। तो ये सारी जानकारी के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। ध्यान रखें आपको कॉल नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।